क्या आप कक्षा 9वीं की भौतिकी को आसान बनाना चाहते हैं कि पूरे अध्याय बिल्कुल आसानी से एसके सर के साथ हर कॉन्सेप्ट होगा क्लियर? अभी हमारे चैनल शिक्षा रतिया के सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल शिक्षा रतिया के सर में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो आपका चैप्टर 8 है। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि चैप्टर 8 आपका है। चैप्टर 8 आपका है गति, इंग्लिश में जिसे मोशन कहते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग रिलेटेड में पढ़ेंगे। एक हमने इस चैप्टर के लिए एक स्लोगन दिया है कि गति ही जीवन है और जीवन ही गति है। यानी हमारे दैनिक जीवन में जो हम कार्य कर रहे होते हैं एक प्रकार से वो गति होती है। हमारी जो जीवन है वो हमारी जो दिनचर्या है वो एक प्रकार से गति के ही अनुरूप चलती है। ठीक है, आइए समझते हैं। पूरा अच्छे से समझेंगे, अच्छे से इसका जो है नोट्स आपको भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे है गति, चैप्टर 8 गति के परिचय के बारे में समझते हैं कि मोशन होता क्या है, यानी कि गति क्या है। तो सबसे पहले है गति है क्या। गति जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। यानी सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु अपने स्थान में समय के साथ परिवर्तन कर रही है तो वह वस्तु क्या कही जाएगी कि वस्तु क्या है, गति में है। क्लियर है? आइए, वहीं विराम यानी रेस्ट क्या है। विराम क्या होता है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करती तो उसे विराम कहते हैं, यानी रेस्ट कहते हैं। यानी जब समय के साथ वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो वहाँ पे आपका गति होता है, और जहाँ पर वस्तु गति परिवर्तन नहीं कर रही है समय के साथ वहाँ पे विराम होता है। ये दो चीज़ें आप आराम से समझ गए होंगे। आइए कुछ उसके उदाहरण को समझते हैं कि गति के उदाहरण क्या क्या हैं। देखिए कि गति के दैनिक जीवन के उदाहरण क्या हैं। देखिए जैसे चलती हुई कार, जो कार है चल रही है, मान लीजिए यहाँ से सड़क है, इस पर कार चल रही है, तो ये हमारा क्या है, गति का उदाहरण है। सड़क पर दौड़ता हुआ लड़का, आकाश में उड़ती हुई पक्षी, उड़ता हुआ जो पक्षी होता है, ठीक है, घड़ी की सुइयों का घूमना, बहती हुई नदी का जो पानी होता है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, तो आप कहोगे कि ये सब गति के उदाहरण हैं। तो ये हमने 5 उदाहरण दिए जिसे आप आसानी से समझ पाएँ। ये था गति। अब समझते हैं दूरी क्या है। देखिए दूरी का परिचय यानी डिस्टेंस का परिचय समझते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कोई वस्तु है, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जो जाते हैं, यानी किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई, यानी यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी मान लीजिए जाने तक की जो कुल लंबाई है उसको दूरी कहते हैं। दूरी जो होती है, दूरी यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह क्या है, एक अदिश राशि। अदिश राशि मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद आता है आपका विस्थापन। समझिए विस्थापन होता क्या है। विस्थापन का परिचय किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की सीधी और न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये आपका एक रास्ता है, एक पॉइंट यहाँ पर, यहाँ से आपको इस पॉइंट पर आना है, तो एक तरीका है कि हम यहाँ से ऐसे आएंगे फिर ऐसे यहाँ जाएंगे। अब यहाँ से हम ऐसे ना होकर के ऐसे सीधे यहाँ आ गए तो वही सीधा रास्ता भी हो जाएगा और नज़दीक दूरी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे वही न्यूनतम दूरी भी हो गई और हमारा क्या हो गया, यहाँ पर जो है कि अंतिम स्थिति जो है यानी यहाँ की और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी हो जाएगी। ठीक है, और सीधी दूरी भी हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं क्या, विस्थापन। विस्थापन जो होता है सदिश राशि होता है, क्योंकि विस्थापन में एक दिशा की आवश्यकता होती है जबकि वहीं दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइए इन दोनों चीज़ों का सारांश क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं।
सारांश ये है कि गति का सारांश ये है कि यदि वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, सीधा सा मतलब यदि किसी वस्तु के स्थान में, कोई भी वस्तु है, यदि स्थान में परिवर्तन आप देख रहे हैं तो वह गति है। वस्तु के स्थान में, किसी वस्तु के स्थान में अगर आप परिवर्तन देख पा रहे हैं तो वह गति है। यदि स्थान में परिवर्तन न हो तो वह क्या है, विराम है। दोनों चीज़ें समझ गए। परिवर्तन होगा तो गति है, परिवर्तन नहीं होगा तो विराम है। हम वस्तुओं की गति को दूरी, समय, चाल, वेग आदि में मापते हैं। यानी जो वस्तुओं की गति को किस में मापते हैं, देखिए गति को दूरी में, ठीक है, समय में, चाल में और वेग आदि में मापते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। आइए अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे दूरी के बारे में। दूरी क्या है, दूरी एवं विस्थापन के बारे में। अब देखिए दूरी क्या है, डिस्टेंस जो होता है इसकी परिभाषा क्या है, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई या कुल पथ की दूरी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यानी जो कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है वहाँ तक की कुल लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर उत्तर जाता है, किधर, उत्तर दिशा मान लीजिए ऊपर की ओर होता है, यहाँ से इस पॉइंट से उत्तर की ओर जाता है और 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है, कह रहा है, और 3 किलोमीटर क्या होता है, दक्षिण की ओर। तो 2 तो यहाँ से यहाँ तक 2 था ही, 3 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर यानी और नीचे आ गया दक्षिण की ओर। तो उसकी कुल दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी देखिए, कुल जो लंबाई चला है यहाँ से यहाँ तक 2 इधर चल गया, और जब इधर से इधर आया है यहाँ से यहाँ तक तो ये 3 गया, तो 3 और 2 आपका टोटल कितना हो गया, तो आपका हो गया 5 किलोमीटर। ऐसे ही अगर कोई पूर्व में 5 किलोमीटर गया, फिर वहाँ से जो है ये आपका उत्तर चला गया, तो यहाँ से मान लीजिए 2 किलोमीटर ये चला, 4 किलोमीटर ये चला, तो 4 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। तो यही चीज़ कहना है कि जो कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु के द्वारा तय की गई जो कुल लंबाई होती है उसको दूरी कहते हैं। आइए समझते हैं विस्थापन क्या है। विस्थापन को समझिए, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की सीधी न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी सीधी और न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर और अंतिम दक्षिण में 3 किलोमीटर है, तो अब वहाँ देखिए, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था कि उत्तर दिशा ऊपर होती है, यहाँ से मान लीजिए चला उत्तर दिशा में कितना गया, तो आप कहोगे 3 किलोमीटर गया। ये उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर, ठीक है। और दक्षिण दिशा में, दक्षिण मतलब उसके अपोजिट जब आएगा तो यहाँ तो 3 किलोमीटर चला है, 3 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर नीचे और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 2 में से 1 घटा देंगे, 2 में से 1 ये आपका 3 चला था, 3 में से 2 घटाएंगे, तो यहाँ पे आपका मिलेगा कितना, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो 1 किलोमीटर है उसका वो हमारा हो जाएगा विस्थापन। इसको हम फिर से समझाते हैं अच्छे से आपको, एक बार इसको इरेज करते हैं। देखिए समझिए बात को, कहना क्या चाह रहा। जैसे कहना ये है कि प्रारंभिक स्थिति से 2 किलोमीटर मान लीजिए कहाँ गया, उत्तर में, तो ये उत्तर ऊपर जाता है, ठीक है, 2 किलोमीटर उत्तर गया, ठीक है। अब कह रहा है कि वहीं से दक्षिण 3 किलोमीटर आ गया, दक्षिण नीचे होगा, इसके अपोजिट हो, क्योंकि उत्तर यहाँ है तो दक्षिण नीचे होगा। तो जब दक्षिण आया तो 3 किलोमीटर आया, तो 3 किलोमीटर, 2 तो ये पहले था ही यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ जब नीचे आया तो 1 किलोमीटर और हो गया। तो 1 किलोमीटर, 2 तो ये आया तो बराबर का, जैसे टोटल 3 चला है तो यहाँ तक तो 2 हो गया, अब एक्स्ट्रा जो आया तो यही 1 किलोमीटर न बचा, तो यही जो 1 किलोमीटर वो विस्थापन है। या कह सकते हो कि 3 में से 2 घटा दिए तो हमारा क्या हो गया, 1 बच गया, तो ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन। आइए दूरी और विस्थापन में अंतर को समझते हैं, क्या है अंतर। आइए दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी
दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, और वहीं विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। पहला इसका डिफरेंस क्या हो गया कि दूरी एक अदिश राशि है और वहीं विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। दूरी में दूसरा पॉइंट देखिए कि यह चली गई कुल लंबाई होती है और यह प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी दूरी यानी जो न्यूनतम लंबाई होती है वो होती है। यानी यह कुल लंबाई होती है, दूरी कुल लंबाई होती है, विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की जो सीधी दूरी होती है वो होती है विस्थापन। दूरी में यह जो है पथ पर निर्भर करता है, यानी एक रास्ते पर निर्भर करता है, लेकिन विस्थापन पर यह पथ पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए दिशा की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, दूरी इसका मान सदैव धनात्मक या शून्य होगा दूरी का, लेकिन वहीं विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। यहाँ पर धनात्मक और शून्य होता था, और लेकिन विस्थापन में धनात्मक और शून्य तो होगा ही, साथ में ऋणात्मक भी हो सकता है। और समझिए, दूरी की जो यूनिट है यानी इकाई है वो मीटर में, यानी दूरी को हम मीटर में मापते हैं, और वहीं विस्थापन की जो यूनिट इकाई है यानी उसको भी हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। और समझिए, दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक या उसके बराबर होता है। दूरी हमेशा क्या होगा, या तो विस्थापन से अधिक होगा या तो उससे बराबर होगा। वहीं विस्थापन क्या होता है, हमेशा दूरी से कम होता है। क्या होता है, हमेशा ही दूरी से कम होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हमेशा ही दूरी से क्या होगा, कम। तो ये कुछ डिफरेंस थे जो आपको याद रखने हैं। आइए कुछ और यूनिट हैं उसको समझते हैं। एसआई यूनिट, जो एसआई पद्धति होता है वो क्या होता है, तो दूरी तथा विस्थापन दोनों का एसआई जो मात्रक होता है, जो एसआई पद्धति जिसको कहते हैं एसआई यूनिट, दोनों का ही मीटर होता है। चाहे वो दूरी हो चाहे विस्थापन हो, दोनों का जो है एसआई मात्रक मीटर ही होता है। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पे दूरी ए और बी से वक्र पथ, जैसे मान लीजिए दूरी ये है, यहाँ से ऐसे आया, तो एक मान लीजिए 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पर है, तो ये जो मान लीजिए पॉइंट ए, यहाँ सी हो गया, यहाँ बीच में बी, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 था, ये 3 था, तो 3 और 2 आपका कितना हो गया, टोटल 5। तो ही चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं आपको कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि 2 और 3 मिला करके क्या हो जाते हैं 5। लेकिन वहीं विस्थापन में क्या होगा, जब ऐसे होगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, जब ये 3 है ये 2 है, तो इन दोनों के डिफरेंस को लिया जाता है। जब एक दूसरे के अंतर, तो 3 में से 2 घट गया तो आपका कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे दक्षिण दिशा में 1 हो जाएगा, जैसा कि अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। आइए चाल के बारे में समझते हैं। चाल क्या है? चाल यानी स्पीड क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई जो दूरी होती है उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी किसी निश्चित समय में, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। यह एक क्या है, अदिश राशि है। चाल क्या है, अदिश राशि है। ठीक, अब समझते हैं औसत क्या होता है। औसत चाल जो है कुल जो होता है, कुल तय की गई दूरी या कुल पथ को कुल समय से विभाजित करने पर जो प्राप्त होता है उस चाल को हम क्या कहते हैं, औसत चाल। उस चाल को क्या कहते हैं हम, औसत चाल कहते हैं। क्लियर है? यानी कहने का मतलब क्या है कि कुल जो दूरी है और उसको अगर हम समय से भाग कर दें तो ही हमारी क्या होती है, औसत चाल होती है। यहाँ पर हमने आपको दिया हुआ है औसत चाल, यानी कुल दूरी बटे कुल समय से जब डिवाइड कर देते हैं तो ही हमारा क्या हो जाता है, औसत चाल, यानी v बराबर d/t। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। चाल के जो प्रकार होते हैं उसको समझते हैं।
चाल दो प्रकार की होती हैं, एक समान चाल, दूसरा असमान चाल। समझते हैं समान चाल क्या है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल समान चाल कहलाती है। ठीक है, यानी समान समय में समान अंतराल। जैसे उदाहरण में समझिए कि रेलगाड़ी की सीधी पटरी एक समान चाल से चल रही है और समान समय में, ठीक है, समान दूरी 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर ही चल रही है, 2-2 किलोमीटर ही, यानी हर जो टाइम है उसका 2-2 किलोमीटर का ही है कि हर 2 किलोमीटर पे जाके रुक रही है। तो हर 2 किलोमीटर में जितना समय, अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर जाने में 5 मिनट लग रहा है उसको, तो अगले में भी 5 मिनट लगेगा, अगले में भी 5 मिनट का ही लगेगा, यानी समान समय में समान दूरी चलती है। इसको समान चाल कहते हैं। आगे है असमान चाल। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। यानी जब कोई वस्तु क्या हो समान समय में अलग अलग चाल चले, कहने का मतलब जैसे शहर में चलती हुई बस कभी तेज़ कभी धीमी हो जाती है, यानी कभी तेज़ चलाते हैं लोग, कभी धीमी चलाते हैं, तो ये जो होता है असमान चाल है। यानी समान समय में असमान दूरी तय करना। मान लीजिए समय वही है, कभी आप 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहे हो, कभी 2 किलोमीटर जा रहे हो, कभी 5 मिनट में आप 1.5 किलोमीटर जा रहे हो। समय आपका समान है लेकिन आपकी दूरी कम अधिक हो गई, कभी आप 1 किलोमीटर गए, कभी आप 2 किलोमीटर गए, कभी 1.5 किलोमीटर, यानी कभी अपनी चाल बढ़ा दिए आप, कभी घटा दिए, तो इसको हम कहते हैं असमान चाल। आइए उदाहरण से समझते हैं इसको और अच्छे से समझिएगा। एक कार है जो 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, यानी एक कार को 120 किलोमीटर जाने में 2 घंटे का समय लगता है। तो अगर उसका औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी उसकी कितनी है, तो आप कहोगे 120 किलोमीटर। कुल समय लगा कितना, तो 2 घंटे समय लगा। तो 120 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल हमारे हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल, एक साइकिल 30 मिनट में 7.5 किलोमीटर यानी 7.5 किलोमीटर चलता है 30 मिनट में। ठीक है, तब बताइए अगर समय इसको कितना दिया है कि 30 मिनट में वो कितना 7.5 किलोमीटर जाता है। अगर इसको मिनट में, घंटे में अगर इसको बदलना है तो 30 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 0.5 घंटा, यानी आधा घंटा। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होता है। औसत चाल जब निकालना होगा तो यहाँ पर 7.5 किलोमीटर को आधे घंटे से भाग कर देंगे तो हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ जाएगी। ठीक है, यानी जब 7.5 को हम भाग करेंगे 0.5 से तो एक एक अंक पे दशमलव 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 कट जाएगा और 5 से 75 कट जाएगा 15 बार में, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। चले आइए वेग को समझते हैं कि वेग है क्या। देखिए वेग क्या है, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी तथा उसकी दिशा का वेग कहते हैं। कहने का मतलब किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई जो दूरी होती है उसकी दिशा को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, यह एक क्या है, सदिश राशि है। यह क्या है, एक सदिश राशि है। इसका सूत्र क्या होता है, यानी फॉर्मूला देखिए कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय, यानी v बराबर s बटा t, यानी विस्थापन को s से प्रदर्शित करते हैं, t से समय को, v से वेग को। ठीक है, औसत वेग एवरेज जो है वेलोसिटी, उसको समझिए कि कुल विस्थापन को कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त वेग को औसत वेग कहते हैं। यानी जो कुल विस्थापन है उसको, कुल विस्थापन को कुल समय से विभाजित कर दिया जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, औसत वेग। जैसे यहाँ देखिए फॉर्मूला दिया कि औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो आइए इसको समझते हैं।
जो वेग होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक समान और एक असमान। आइए समझते हैं कि समान वेग क्या है। समान वेग जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन करती है तथा उसकी दिशा भी नहीं बदलती तो उसका वेग समान वेग कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन करे और उसकी दिशा में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको हम समान वेग कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक कार सीधी सड़क पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से लगातार चल रही है, ठीक है। यानी जब कार चल रही है तो 60 किलोमीटर से लगातार चले, यानी कम अधिक उसके चाल में कोई कमी ना, ऐसा ना हो कि कभी तेज़ चले, कभी 60 पे चले, कभी 50 पे आ जाए, कभी 70 पे चली जाए, तो ऐसा नहीं है। यानी समान चाल से चल रही हो तो उसको कहते हैं समान वेग, ठीक है, या और समान दिशा में। आगे देखिए, असमान वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन करती है, यानी उसकी दिशा क्या हो, बदलती रहे, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी उसका वेग में भी परिवर्तन होता रहे, कभी तेज़ हो जाए, कभी मध्यम हो जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, असमान वेग होता है, तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, बस का शहर में चलना, मोड़ पर दिशा बदलना आदि जो है दिशा बदलती है, इस नाते वेग असमान हो जाते हैं। इसकी दिशाएं क्या हो जाती हैं, बदलती हैं। वेग में क्या होता है, दिशा नहीं परिवर्तित होता है, समान चाल से चलेगा लेकिन उसी दिशा में लगातार जाना चाहिए। लेकिन बसें क्या है, कभी इधर लेफ्ट मुड़ी, कभी राइट, कभी लेफ्ट राइट, ऐसे इधर उधर मुड़ती रहती हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, असमान वेग। आइए, चाल और वेग दोनों पढ़ लिए, अब इसके अंतर को समझते हैं। एक तरफ है चाल, एक तरफ है वेग। देखिए, चाल क्या है, एक अदिश राशि है, वहीं वेग क्या है, सदिश राशि है। चाल में जो क्या होता है, इसमें केवल दूरी होती है, चाल में केवल दूरी होती है। विस्थापन में जो होता है कि जो वेग होता है, वेग में विस्थापन तथा दिशा दोनों होती है, यानी विस्थापन भी होगा और दिशा भी होगी। वहीं चाल में इसकी कोई दिशा नहीं होती चाल की, लेकिन वेग की दिशा होती है। चाल हमेशा धनात्मक और शून्य होता है, वहीं वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है, ठीक है। चाल का जो है एसआई मात्रक यानी यूनिट जो है मीटर प्रति सेकंड है, और वहीं वेग का भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है। ये ही चाल जो है दूरी पर निर्भर करती है, और वेग जो है विस्थापन पर निर्भर करती है। तो ये कुछ डिफरेंस थे, आपको समझ में आए होंगे। आइए कुछ इसके सारांश हैं, उसको समझ लेते हैं। देखिए, जो गति है, गति यानी मोशन, दूरी, इसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है दूरी के लिए, वहीं चाल होता है दूरी बटा समय। गति और विस्थापन जो होता है उसमें परिणाम और दिशा मिल करके क्या बनाते हैं, वेग बनाते हैं, तो वही हो जाता है सूत्र विस्थापन बटा समय। आइए अब आगे समझते हैं त्वरण क्या होता है, इसके बारे में। अभी हम लोग चैप्टर 1, एक वीडियो में पूरा चैप्टर 1 हम लोग कवर कर रहे होंगे। त्वरण क्या है? त्वरण क्या है, देखिए, जब किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन हो तो उस परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी जिस दर से उस वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसी परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है। इसका सूत्र देख लीजिए, फॉर्मूला, कि त्वरण को ऐसे दर्शाते हैं कि वेग परिवर्तन बटा समय होता है, या कह सकते हैं कि ए बराबर v माइनस यू बटे टी, वेग परिवर्तन बटे समय। अब ये जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों त्वरण होते हैं। आइए समझते हैं कि धनात्मक त्वरण क्या है, ऋणात्मक त्वरण क्या है। ये दोनों प्रकार के त्वरण होते हैं। धनात्मक त्वरण प्लस से, ऋणात्मक त्वरण माइनस से, आप देख पा रहे हैं सिंबल में। जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो
का त्वरण धनात्मक होता है। यानी जब किसी वस्तु का वेग क्या होगा, समय के साथ बढ़ेगा तो वहाँ धनात्मक त्वरण होगा। जैसे चलती हुई कार का वेग क्या है, बढ़ना, यानी अब 10 की स्पीड से स्टार्ट हुआ, 20, 25 ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बढ़ना यानी कार की स्पीड का जो है बढ़ना क्या कहलाएगा, आपका धनात्मक त्वरण। वहीं जब कोई वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो उसको ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। जैसे ब्रेक लगाने पे कार का जो वेग होता है वो धीरे धीरे घट जाता है, तो वेग का घटना क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण। वेग का बढ़ना क्या होता है, धनात्मक त्वरण। आइए त्वरण के प्रकार को भी समझते हैं कि त्वरण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, उनको समझते हैं, समान त्वरण और असमान त्वरण। देखिए, एक तरफ है समान त्वरण, दूसरी तरफ है असमान त्वरण। समान त्वरण जब समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन होता है तो उसे समान त्वरण कहते हैं। यानी प्रत्येक 1 सेकेंड में, ठीक है, 2 मिनट प्रति सेकेंड से बढ़ना, यानी कहने का मतलब क्या है, 2 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ना, यानी कहने हर सेकेंड में, मान लीजिए हर सेकेंड में 2 मिनट प्रति सेकेंड बढ़ रहा है, मीटर प्रति सेकेंड बढ़ रहा है, 1 सेकेंड में, हर सेकेंड में 2 बढ़ जाए, हर सेकेंड में 2 बढ़ जाए, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा आपका समान त्वरण। जैसे समझिए, समय है ये सेकेंड में, वेग है मीटर प्रति सेकेंड में। जैसे ये कहने का मतलब क्या, 1 सेकेंड में 2 मीटर प्रति सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड हुआ तो 2 हो जाए, अगले दूसरे सेकेंड में 4 हो जाए, अगले तीसरे सेकेंड में 6 हो जाए, अगले चौथे सेकेंड में 8 हो जाए, यानी हर सेकेंड में 2-2 की बढ़ोतरी हुई। मीटर प्रति सेकेंड में क्या हुआ, हर 1 सेकेंड में 2-2 की बढ़ोतरी हुई, तो इसको हम कहेंगे समान त्वरण। असमान त्वरण समझिए, जब समान समय अंतराल में वेग में असमान परिवर्तन होता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकेंड और अगले सेकेंड में क्या हो कि 3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए, उसके अगले में फिर 2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए, तो ऐसे में असमान त्वरण होता है। जैसे यहाँ देखिए, समय है और ये वेग है, समझिए इसको। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए पहले सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड चला, दूसरे सेकेंड में 4 हो गया, यानी 3 की बढ़ोतरी हुई, तीसरे सेकेंड में 6 हुआ, यानी 2 ही की बढ़ोतरी हुई, चौथे सेकेंड में 7 हुआ, यानी 1 ही की बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पे असमान हो गया, कभी 1 बढ़ रहा है, कभी 2 बढ़ रहा है, कभी 3 बढ़ जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं असमान त्वरण, ठीक है। यानी यहाँ पे कुछ मुख्य तथ्य दिए गए हैं, उसको देखिए। जो समान त्वरण में होता है कि प्रत्येक सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड में 2 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ रहा है, यह समान त्वरण है, यानी सब में 2-2 बढ़ रहा था, यहाँ असमान बढ़ रहा था, इस नाते असमान परिवर्तन है। आइए 2 एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक कार की प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 5 सेकेंड बाद वेग 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब त्वरण प्रारंभिक वेग क्या था उसका, 10 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग क्या है उसका, 25 है, यानी शुरुआत में 10 था, बाद लास्ट में क्या हो गया, 25 हो गया। समय उसका क्या है, 5 सेकेंड, समय यहाँ पे दिया है, टाइम 5 सेकेंड। अब सूत्र होता क्या है कि यहाँ पे त्वरण का सूत्र होता है कि वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन के पहले था 10, बाद में हुआ 25, यानी परिवर्तन 25 में से 10 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 15 का परिवर्तन। टाइम तो आपका 5 सेकेंड होगा, 5 से जब 15 में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 15 का, 15 का डिफरेंस है। 15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 3, और जो 3 आया वही समान त्वरण है। अब यहाँ देखिए दूसरा, एक बस की प्रारंभिक वेग जो है वो 20 मीटर प्रति सेकेंड है, ब्रेक लगाने पर 4 सेकेंड में उसका वेग
8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, यानी 20 से सीधे कहाँ चला गया, 8 में आ गया। तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए 20 की स्पीड में चल रहा था, ब्रेक लगा, ठीक है, ब्रेक लगने पर 4 सेकंड में कितना आ गया, वो 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रारंभिक क्या था 20, बाद में कितना हो गया 8, समय कितना है 4 सेकेंड। तो 20 में से 8 घटा देंगे, मिलेगा कितना हमको 12। 20 में से 8 घटाए 12। अब 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 हमारा मिल जाएगा, यानी ऋणात्मक यहाँ पे उत्तर हमको, एक ये इसमें धनात्मक था, इसमें ऋणात्मक मिल गया कि 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या है यहाँ पे आपका, यहाँ पे त्वरण मिल गया, यहाँ पे ऋणात्मक त्वरण मिल गया क्योंकि ब्रेक यहाँ पे लगा है और यहाँ पे बढ़ रहा था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले वाले जो कार में है उसमें 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या है, वहाँ पे त्वरण बढ़ा हुआ है, धनात्मक है, और यहाँ पे ऋणात्मक है बस में। ध्यान देने की बात क्या है कि त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति स्क्वायर होता है, या कह सकते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है आपका किसका, त्वरण का एसआई मात्रक। आइए गति के कुछ समीकरण है, इसको भी समझ लेते हैं। जब कोई गति के समीकरण, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति करती है तो उसकी चाल समय और दूरी के बीच एक निश्चित संबंध होता है। इस संबंध को गति का समीकरण कहते हैं। अब देखिए पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। अब ये है क्या, v बराबर u प्लस ई टी होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। जहाँ u को प्रारंभिक चाल, v को अंतिम चाल, a को त्वरण और t को समय कहते हैं। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है m/s यानी मीटर प्रति सेकेंड, ये इसके मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, और ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है त्वरण का, समय का सेकेंड होता है, ये मात्रक है उसके। यह बताता है कि किसी भी वस्तु की अंतिम चाल प्रारंभिक चाल में अगर त्वरण और समय के गुणनफल को जोड़ दिया जाए तो वस्तु की क्या आ जाती है, अंतिम चाल। यहाँ पे देख रहे प्रारंभिक जो चाल है उसमें त्वरण और समय का गुणा करके उसमें जोड़ दिया जाए तो क्या हमारा आ जाता है, तो आप कहोगे वहाँ पे हमारा जो है अंतिम चाल निकल के आएगी। दूसरा समीकरण क्या कहता है, आइए समझिए। दूसरा समीकरण कहता है कि s बराबर यू टी 1/2 ए टी स्क्वायर, जहाँ s बराबर है दूरी m है, u बराबर प्रारंभिक चाल m/s, और वहीं a बराबर है त्वरण m स्क्वायर यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका जो है आपका चाल है, और समय आपका t जो है समय है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो ये तो सबका समान ही सब में रहेगा। अब यह क्या बताता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो प्रारंभिक चाल और समय का जो गुणनफल होता है वो त्वरण और समय के स्क्वायर के 1/2 का योग होता है। यहाँ बीच में प्लस दिया है तो इसका योग होता है। तीसरा रूल क्या कहता है कि v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। अब जहाँ v का मतलब है अंतिम चाल, u का मतलब प्रारंभिक चाल, a का मतलब त्वरण होता है, s का मतलब दूरी होता है। अब इसका मतलब ये है, ये कहना ये चाहता है किसी वस्तु की अंतिम जो चाल का वर्ग है, अंतिम चाल यानी v का मतलब अंतिम चाल होता है, उसका वर्ग, और प्रारंभिक चाल का वर्ग यानी u से प्रारंभिक चाल हो तो उसका वर्ग उसमें त्वरण और दूरी यानी as यानी त्वरण और दूरी का 2 गुना करके उसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा तीसरा समीकरण बन जाता है, अंतिम चाल आ जाती है।
अब गति के तीनों समीकरण को एक साथ में ज़रा देखिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। गति के सभी समीकरण देखिए, प्रथम समीकरण, द्वितीय और तृतीय समीकरण। पहले में क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरे समीकरण में है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरे में है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब यहाँ पे v बराबर u प्लस ए टी का मतलब होता है कि अंतिम चाल, v का मतलब हो गया अंतिम चाल, u का मतलब हो गया प्रारंभिक चाल, a का मतलब हो गया त्वरण और t का मतलब हो गया समय। ठीक है, यानी प्रारंभिक चाल और त्वरण समय का गुणनफल का योग बराबर होता है अंतिम चाल। वहीं अगर हमको दूरी निकालनी है तो प्रारंभिक चाल और समय का जो गुणनफल होगा त्वरण और समय के स्क्वायर के गुणनफल का 1/2 यानी आधा होगा। वहीं अंतिम चाल का अगर निकालना होगा तो अंतिम चाल का वर्ग। ठीक है, तीसरे समीकरण में प्रारंभिक चाल का वर्ग प्लस त्वरण और दूरी के गुणनफल के दोगुने के योग के बराबर, क्योंकि प्लस है तो उसके योग के बराबर होगा। वहीं अब देखिए याद रखने की महत्वपूर्ण बात क्या है कि v बराबर आपको याद रखना है कि अंतिम चाल होती है, u बराबर होती है प्रारंभिक चाल। वहीं समझिए कि u बराबर प्रारंभिक चाल, त्वरण जो है a से होता है, समय t से दर्शाते हैं। ठीक है, और v से अंतिम चाल कर और तय की गई कुल दूरी जो होती है वो s होती है, इसके बराबर होती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी सी याद रखनी है अपने हिसाब से। चलिए, तो ये भी कुछ चीज़ें थी, इसको भी आपकी त्वरण को a से, समय को t से, दूरी को s से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? आइए कुछ चीज़ें और हैं जिसको हम समझते हैं। आई होप आप उस समीकरण तो समझ में आ ही गए होंगे। ये कुछ एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्ज़ाम टाइम में कराए जाएंगे। आपको ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको हम दिखा दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर 1 से संबंधित हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे। ठीक है, इसको PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आइए दूरी और समय के जो ग्राफ हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। दूरी और समय का ग्राफ, देखिए यह ग्राफ किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी और समय के बीच का संबंध होता है। आइए समझते हैं कुछ चीज़ों को। यहाँ पे दूरी के जो ग्राफ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, दूरी और समय के। देखिए, जब वस्तु विराम में हो तो सीधी होती, देखिए वस्तु इस तरह से है तो यहाँ पे विराम स्थिति में। जब वस्तु समान चाल से गति करती है, देखिए एक समान सही से गति कर रही है यानी बढ़ोतरी कर रही है। जब वस्तु असमान करती है यानी कभी घटती है कभी बढ़ती है, शुरू में कम थी बाद में बढ़ी, फिर ऐसे। तो यहाँ पर ये इसके ग्राफ हैं, ये ग्राफ आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि क्या है, विराम में क्या होगा, ठीक है, समान में क्या होगा, असमान में क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है थोड़ी सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझिए। देखें, यदि समय का ग्राफ की रेखा सीधी हो तो वस्तु समान चाल से गति कर रही है, यदि रेखा वक्र हो तो असमान गति कर रही है, जो कि आपको ऊपर अभी हमने दिखाया। वेग और समय का ग्राफ यहाँ पे उसको भी देख लीजिए। वेग और समय का देखिए, यहाँ पर समान वेग, जब समान सपाट है तो समान वेग है, और यहाँ ठीक है समान वेग यानी वेग में यहाँ क्या है, स्थिर है। इस तरह से आपको दिखे तो ये क्या है, ऊपर की ओर जाता हुआ दिखे तो आपको धनात्मक वेग होगा। ठीक है, और इस तरह से वेग यहाँ पे दिखे तो आपका क्या होता है, यहाँ पे ऋणात्मक होता है सीधी रेखा वक्र में। यानी रेखा के अक्ष से समांतर होगी तो वेग स्थिर है, वहीं रेखा सीधी रेखा होती है जो मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाती है तो ये आपका क्या होता है, समान त्वरण। और जो समान
त्वरण जो होता है और ये धनात्मक होता है, और ऋणात्मक वाले में क्या होता है कि रेखा सीधी रेखा होती है जो नीचे की ओर आती है, यानी ये जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक जो नीचे आ रही है इसको हम कहते हैं क्या, ऋणात्मक त्वरण। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको समझ लेते हैं। नोट में आपको क्या करना है कि दूरी समय ग्राफ की रेखा की ढाल क्या कहलाती है, चाल। वही वेग जो है समय ग्राफ की रेखा की ढाल जो है त्वरण कहलाती है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि ग्राफ से वस्तु की गति के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, और ग्राफ दूसरा पॉइंट है कि ग्राफ किसी भी गति के दृश्य रूप को सरल बनाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। ये हमारे चैनल का जो है लोगो है, आप यूट्यूब पर जा कर के SK सर, ठीक है, SK सर 5986 जैसे ही लिखेंगे तो आपको ये वाला लोगो दिखेगा, और यहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए कि कैसा आपको ये सेशन लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।